हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोली। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए बोली क्या होती है। तो देखिए, साधारण बोलचाल की जो भाषा होती है उसे हम बोली कहते हैं। एक बार परिभाषा देख लेते हैं। लिखा है, किसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप से प्रयुक्त होने वाली साधारण बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। बोली में साहित्य का अभाव होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बोली में साहित्य का अभाव होता है। लोक साहित्य की रचना बोली में ही होती है। एक निश्चित बोली केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित होती है। बोली में देशज शब्दों का पर्याप्त प्रभाव रहता है। यदि आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित भाषा है, तो इसकी बोलियां भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। हिंदी की बोलियां विश्व की सभी भाषाओं से संख्या में बहुत अधिक है। याद रखिए कि हिंदी में जितनी भी बोली हैं वो विश्व की सभी भाषाओं की संख्या की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। संख्या में अधिक होने के पश्चात भी इन बोलियों में पारस्परिक संबद्धता और साम्यता देखने को मिलता है। सभी बोलियां एक दूसरे की पूरक दिखाई देती हैं। इनके बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं है। व्याकरण, शब्द, ध्वनि, प्रकृति आदि के दृष्टिकोण से सभी जो बोलियां हैं वो परस्पर समानता रखती है। आप लोगों ने देखा होगा किसी न किसी भाषा की कोई ना कोई विशेषताएं एक दूसरे में क्या है, आपस में मेल जुल जाती है। देखिए, लिखा है, मध्यकाल में पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी की अवधी को साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि ब्रज भाषा और अवधी दोनों में उस टाइम पे साहित्य की जो रचना है वो मतलब काफी मात्रा में देखने को मिलती है। जैसे सूरदास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सूरदास जी जो थे उन्होंने ब्रज भाषा को अपने साहित्य का जो है वो माध्यम बनाया था। अवधी में लिखा है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है वो किसका है, तुलसीदास जी का है। और भी ब्रज भाषा और अवधी का जो प्रयोग है वो बहुत से कवियों ने किया है, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। फिर देखिए, लिखा है, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा ने हजारों वर्षों तक शासन किया। अष्टशाप के कवियों में सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, गोविंद दास, चित्तस्वामी आदि ने ब्रज भाषा को तत्कालीन। देखिए, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो अष्टछाप कवि हैं उनका नाम याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। तो पहला नाम क्या है, सूरदास जी, फिर नंददास जी, कुंभनदास, परमानंद दास, गोविंद दास, चित्तस्वामी आदि ने ब्रज भाषा को तत्कालीन साहित्य की प्रमुख भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। कालांतर में बिहारी, रसखान, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, नरोत्तम दास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि कवियों ने ब्रज भाषा को परिपक्वता प्रदान की। अवध क्षेत्र की अवधी भाषा को मुख्यतया तुलसीदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी जी ने महत्वपूर्ण साहित्यिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की आपको एक रचना बता दूं, पद्मावत। पद्मावत जो है वो बेसिकली अवधी भाषा की एक रचना है। फिर देखिए, अन्य कवियों में ईश्वर दास, अग्रदास, रहीम, लाल दास, उस्मान आदि अवधी के महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए, खड़ी बोली ने भी पद्य साहित्य और गद्य साहित्य में अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतेंदु युग से अब तक खड़ी बोली साहित्य रूप से अति समृद्ध भाषा रही है। जब शंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी खड़ी बोली का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने खड़ी बोली में अतुकांत काव्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गद्य साहित्य के विविध रूपों में भी खड़ी बोली ने बहुत विकास किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि महान साहित्यकारों ने गद्य की विभिन्न विधाओं में खड़ी बोली को समृद्ध किया है, यानी खड़ी बोली में ही इन्होंने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है। फिर देखिए, राजस्थानी हिंदी की विभिन्न बोलियों में भी साहित्यिक रचनाएं हुए हैं। जैसे कि देखिए, राजस्थानी हिंदी की प्रमुख रचनाएं हैं बीसल देव रासो। बीसल देव रासो की जो भाषा है वह है राजस्थानी हिंदी। बीसल देव रासो जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, नरपति नाल के द्वारा। फिर है ढोला मारूरा दुहार, किसके द्वारा लिखी गई है, कुशल राय वाचक के द्वारा। फिर वीर सतसई योगी हरि का है। दादू, मीरा आदि संतों और भक्तों ने भी अपना साहित्य राजस्थानी में ही लिखा है।
सूर्यमल्ल मिश्रण, चंदबरदाई, पृथ्वीराज राठौड़ प्राचीन राजस्थानी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। फिर देखिए लिखा है पहाड़ी हिंदी की गढ़वाली बोली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया है। बिहारी हिंदी की भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियां भी साहित्यिक रूप से समृद्ध रही हैं। विद्यापति को मैथिली का कोकिल कहा जाता है। किसे मैथिली का कोकिल कहा जाता है? नोट डाउन कर लीजिए, विद्यापति को मैथिली का कोकिल कहा जाता है। निष्कर्षतः इतने विशाल भूभाग में बोली जाने वाली हिंदी बोलियों में जो साम्य दिखता है वह दर्शाता है कि इन सभी बोलियों को चेतन बनाने वाली आत्मा एक ही है, जिससे ये अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। देखिए फिर लिखा है मानक भाषा। दूसरा टॉपिक क्या है? मानक भाषा। मानक भाषा वह भाषा होती है जिसका मानकीकरण किया गया हो। मानकीकरण से आप क्या समझते हैं बताइए? मानकीकरण का भाषा वह भाषा जो कि साहित्य की भाषा हो, वह भाषा जो कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो भाषा का यूज़ होता है, मान लीजिए औपचारिक या सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का यूज़ होता है, बहुत सारे मान लीजिए कागजी भाषा, वह क्या होती है? मानक भाषा होती है। हिंदी की अनेक बोलियां एवं उपबोलियां हैं जिनमें खड़ी बोली को मानक हिंदी का नाम दिया गया है। इसी खड़ी बोली से हिंदी में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। आप लोग देखे होंगे, हम लोग भी क्या किस हिंदी में बात करते हैं? खड़ी बोली में बात करते हैं। फिर लिखा है कि संपूर्ण देश में भाषा में एक रूपता व उसे अनुशासित रखने के लिए मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। मानक का अर्थ होता है परिनिष्ठित, आदर्श या श्रेष्ठ। भाषा के जिस रूप का व्यवहार शिक्षा, प्रशासनिक कार्य और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उसमें उपस्थित विविध विषमताओं को दूर करके उसमें साम्यता लाकर एक रूप में किया जाता है, वही भाषा का मानक रूप होता है। किसी भी क्षेत्र के स्थानीय या आंचलिक बोली का शब्द भंडार सीमित होता है तथा उसका कोई नियमित व्याकरण भी नहीं होता, जिसके कारण इसे आधिकारिक या व्यवहारिक भाषा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए क्या लिखा है कि इसलिए ऐसी बोली विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि कारणों से अपना एक व्याकरणिक रूप विकसित कर लेती है, जो कि पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में लिखित रूप से प्रयोग होने लगता है। इस प्रकार वह बोली एक मानक भाषा बन जाती है। देखिए तो यहाँ पर साफ साफ इस बात को मतलब स्पष्ट कर दिया गया है कि वह बोली जो विशेष रूप से किसी भी भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक कारणों से क्या होती है, अपना एक व्याकरणिक रूप विकसित कर लेती है, यानी बेसिकली उसका एक ग्रामर रूप होता है। तो उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मानक भाषा। भाषा प्रयोग की दृष्टि से यह बोली व्यापक हो जाती है और एक आदर्श परिनिष्ठता को प्राप्त कर लेती है। इसकी एक मानक शब्दावली का जन्म हो जाता है, जिससे यह मानक भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित हो जाती है। भाषा का मानकीकरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय भाषा के स्तर पर चाबी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे मान लीजिए कुंजी बोलते हैं, खोलनी कहते हैं, चाबी बोलते हैं आदि। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि पूरे हिंदी प्रदेश में चाबी को खोलने या फिर कुंजी कहा जाए और सभी को समझ भी आ जाए। इसलिए शब्द के यदि एक मानक रूप चाबी को अगर हम लोग स्वीकृत करते हैं तो पूरा हिंदी प्रदेश इसके प्रयोग को समझ जाएगा। यानी जो एक मानक भाषा होती है, कोई एक मानक शब्द होता है, तो वह क्या हो जाता है, पूरे हिंदी प्रदेश में विकसित हो जाता है और फैल जाता है, जिससे कि सभी लोग उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। देखिए संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा जो है वो राजभाषा कहलाती है। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है वह राजभाषा होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से कार्यालय में डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रहते हैं औपचारिक अनौपचारिक, उसमें जिस भाषा का यूज़ होता है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का जो प्रावधान है वो संविधान की धारा गलत लिखा हुआ है, संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। बात कर पापा से। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहाँ पर थे हम लोग कि बेसिकली क्या होता है, यहाँ धारा जो है वो गलत लिखा है, यह होता है आर्टिकल, जिसे कि हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है,
तो संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के अनुच्छेदों में यह वर्णित है कि हमारी जो राजभाषा है वह क्या है, हिंदी है। और बेसिकली राजभाषा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 343 से लेकर 351 में वर्णित है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी लिपि को मान्यता मिली है। संविधान जो है, भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी थी। इसी कारण से 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये एडिशनल नॉलेज है, इसको एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए लिखा है अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का जो कार्य होता है वह किस में होगा, या तो हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 120 में कहा गया है। फिर देखिए लिखा है अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधान मंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी या अंग्रेजी में होगा। देखिए यहाँ पर राजभाषा आयोग 1955 के बारे में कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, आइए उसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की जिसे 21 सदस्य थे, जिसमें कितने थे, 21 सदस्य थे। इस आयोग के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित है। पहला है कि किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। फिर लिखा है कि हिंदी सर्वाधिक बोली व समझा जाने वाली भाषा है, यही संपूर्ण भारत का एक माध्यम है। फिर अगला पॉइंट है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। फिर हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए, ऐसा राजभाषा आयोग 1955 में कहा गया था। फिर देखिए लिखा है कि भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक किसमें हो, हिंदी में हो। संसद एवं विधान मंडलों में हिंदी एवं प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, कोई भी एग्जाम हो हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता ही है। फिर भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखिए लिखा है आर्टिकल नंबर 344। आर्टिकल नंबर 344 के अनुसार प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सकता है। राष्ट्रपति को किस तरीके से वह आयोग सिफारिश करेगा, कैसे कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रयोजन हो सकते हैं जिसमें कि हिंदी का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा किया जा सकता है। साथ ही अंग्रेजी न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के स्वरूप, विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंकों का जो रूप है एवं संघ की राजभाषा और राज्य के बीच एक दूसरे राज्य के बीच भाषा संबंधी सुझाव भी वह आयोग देगा। फिर देखिए अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं हो सकने की स्थिति में अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो यथावत रहेगा, मतलब जिस तरीके से पहले होता था उसी के अनुसार रहेगा। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 346 में लिखा है कि संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी भी राज्य और संघ सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि कोई सरकार परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करेगा तो उस भाषा को प्रयोग किया जा सकेगा। फिर है आर्टिकल नंबर 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता दी जाए और इस निमित्त से मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी एक भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जिसे वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। यानी कि बेसिकली ऐसा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर बोला गया है कि जनसंख्या का कोई एक बड़ा भाग अगर ये चाहता है कि उसकी बोली को मान्यता दी जाए तो क्या करेगा, मांग करेगा, और तब राष्ट्रपति चाहे तो यह निर्दिष्ट दे सकते हैं कि जो उनकी जो बोली है उसको क्या करे, शासकीय मान्यता प्रदान की जाए। अब देखिए आर्टिकल नंबर 348। आर्टिकल नंबर 348 में है कि
जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे, मतलब कि फिर से उसके लिए कोई अन्य विधि ना बनाए, कोई अन्य कानून ना बनाए, तब तक जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वहां पर क्या होगा, कार्यवाही जो होगा वो अंग्रेजी भाषा में होगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 348 कहता है। फिर आगे लिखा है कि संसद के प्रत्येक सदन, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनियमों आदि की भाषा भी क्या होगी, अंग्रेजी होगी। मतलब बेसिकली अगर बोला जाए आर्टिकल नंबर 348 आप लोग कहीं पर भी देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बात एकदम फिट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि यह बेसिकली अंग्रेजी को जो है वो अंग्रेजी के लिए राइट देता है। ठीक है, अब देखिए लिखा है आर्टिकल नंबर 349 के अनुसार राज्य भाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों के आधार पर और उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी दे सकते हैं अथवा नहीं। मतलब बेसिकली बोल रहा है कि अगर संसद को कोई कानून बनाना है राजभाषा से संबंधित तो उसको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा तो बहुत सारे कानूनों में होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी में। अब देखिए आर्टिकल नंबर 350 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यवेदन देने का अधिकारी होगा। अब देखिए लिखा है आर्टिकल नंबर 351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार एवं विकास के लिए उसे करना है। 8वीं अनुसूची की भाषाएं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, ये टोटल क्या है, 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो आर्टिकल नंबर 351 क्या कहता है कि सरकार का ही यह दायित्व है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। फिर देखिए जो 92 संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में पारित हुआ था उसके द्वारा वर्ष 2004 में 4 भाषाएं बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली जोड़ी गई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और यह व्यवस्था की गई कि हिंदी को 1965 तक राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति, राजभाषा आयोग, संसद और सरकार ने आदेश, सुझाव, अधिनियम, अनुदेश और नियम निर्धारित किए जिनके द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित किया गया। शुरू में ऐसा बोला गया था कि 15 वर्ष के लिए हिंदी क्या है, राजभाषा है, उसके पश्चात बाकी के जो है वो नियम के अनुसार किए जाएंगे। अब देखिए राजभाषा अधिनियम 1976 क्या कहता है। तो इस अधिनियम के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो क वर्ग के क्षेत्र, दूसरा ख वर्ग के क्षेत्र और तीसरा है ग वर्ग के क्षेत्र। तो देखिए जो क वर्ग के क्षेत्र है ना उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली आते हैं। ये सभी क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। ठीक है, क वर्ग के क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र आ जाए, तो हिंदी भाषी क्षेत्र आ गए। फिर है ख वर्ग के क्षेत्र। ख वर्ग के क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, देखिए पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार, ये ख वर्ग में आते हैं। और ग वर्ग में शेष सभी राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। अब देखिए लिखा है केंद्रीय कार्यालयों से क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि केंद्रीय कार्यालयों से क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले जो पत्र होंगे वो किस में लिखे जाएंगे, देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। और आपको बताया मैंने अभी तो कि क श्रेणी में कौन कौन से राज्य हैं। तो क श्रेणी में बेसिकली वह राज्य हैं जो कि हिंदी भाषी राज्य हैं और ख श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में किया जाएगा। फिर केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी पत्र रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। और आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत से ऐसे जो होते हैं पत्र और रजिस्टर जिसमें कि क्या होता है, हिंदी में लिखा होगा तो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा और इंग्लिश में होगा तो हिंदी में ट्रांसलेट होता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे।
फिर देखिए लिखा है कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। यदि आवेदन या अपील हिंदी में हो तो उस पर हस्ताक्षर हिंदी में है, तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हो जाता है। जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हो वहां टिप्पणी प्रारूप इत्यादि का कार्य जो है वो हिंदी में किया जा सकेगा। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी की वर्तमान स्थिति कैसी है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए जो हिंदी है ना, पहले एक बात बताइए, जो हिंदी की वर्तमान स्थिति है आपको क्या लगता है कि उसकी स्थिति जो है वो और सुदृढ़ की जा सकती है या नहीं? ऑब्वियस सी बात है की जा सकती है। तो किस तरीके से की जा सकती है वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। देखिए लिखा है वर्तमान में हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो आप मुझे यह बताइए कि जब हिंदी जो है वो विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है तो पहली और दूसरी भाषा कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि जो पहली भाषा है वो अंग्रेजी है, दूसरी जो है वो मंदारिन है जो कि चाइना के लोग बोलते हैं, और तीसरी है हिंदी। फिर भी भारत में यह उपेक्षित रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि हिंदी बोलने वाले लोगों की उपेक्षा की जाती है कि अरे ये तो हिंदी मीडियम का है, ओल्ड स्कूल है एंड ऑल दैट। ऐसा आप लोगों ने सुना भी होगा। लोग उनका मजाक बनाते हैं, और जो लोग अंग्रेजी में 2-4 वोकैब सिर्फ यूज़ कर देते हैं, नए नए मीनिंग यूज़ कर देंगे, तो उनके बारे में लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत टैलेंटेड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जबकि हिंदी में भी आप किसी डिफरेंट टाइप के वोकैब का यूज़ कर दिए तो उतनी मतलब लोगों से आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बोला जाए तो हिंदी की उपेक्षा की जाती है। लिखा है कि आज सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। इसका मुख्य कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति का न होना है। यदि हमारी सरकार अदम्य इच्छा शक्ति रखे तो वह दिन दूर नहीं जब यह भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर आ जाएगी। हिंदी भाषा आज भी उपेक्षा का शिकार है। 1815 ईस्वी में जर्मनी के स्वतंत्र होने पर बिस्मार्क ने आदेश दिया था कि 1 वर्ष के भीतर सभी कामकाज जर्मन भाषा में होंगे। जो नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर ही जर्मन भाषा जर्मनी की राष्ट्रभाषा बन गई, परंतु भारत में अंग्रेजी के भक्तों के कारण यह पूर्णतः राजभाषा नहीं बन पाई है। देखिए आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो इंग्लिश मीडियम से शिक्षित लोग होते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो व्यवहार करने को बेसिकली अंग्रेजी में जब बातचीत करते हैं तो वो उसको प्राउड का एक मोमेंट समझते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब जैसे मान लीजिए कि कोई पेरेंट है, ठीक है, उनके बच्चे इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पेरेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्वान्वित मतलब महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा बोला जाए तो बहुत उनको प्राउड फील होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी भाषा ही है वही गौरवान्वित का एक आपका बेसिकली रीज़न हो सकता है। अगर आपकी हिंदी पर भी पकड़ जो है वो मजबूत है तो कहीं ना कहीं वह भी एक गर्व का कारण हो सकता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण अंग्रेजी की अपेक्षा 2 गुने हैं, जैसा कि हम सबको पता है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो हिंदी में 26 वर्ण होते हैं और हिंदी में होते हैं 52। फिर टाइपराइटर पर हिंदी टाइपिंग कठिन होने के कारण भी अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाता है। ये बात हो सकता है। फिर देखिए लिखा है कि विदेशियों में पर्यटन एवं उच्च शिक्षा के लिए जाने जाने वाले लोग अंग्रेजी प्रशिक्षण लेते हैं। वे विदेश जाकर हिंदी में व्यवहार न कर अंग्रेजी में बातचीत करना पसंद करते हैं। भारत में न्यायालयों का कार्य भी अंग्रेजी में होने के कारण वकील न्यायाधीश को भी अंग्रेजी में व्यवहार करना पड़ता है, जिसके कारण अंग्रेजी के प्रसार को बल मिलता है तथा हिंदी क्या होती है, उपेक्षित होती है। उपर्युक्त सभी समस्याएं हिंदी को पूर्णतः राजभाषा बनने में रुकावटें उत्पन्न करती रही हैं। देखिए कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संपर्क भाषा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।